नमस्कार मित्रों। पॉक्सो एक्ट के चतुर्थ वीडियो को लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जो 19 जून 2012 को लागू हुआ, उसके 3 वीडियोस हम पहले लेके आ चुके हैं। जिसमें पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 कवर किए, दूसरे वीडियो में चैप्टर नंबर 3 कवर किया और तीसरे वीडियो में चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 कवर किए। तो अब 7वां, 8वां, 9वां अध्याय बचा हुआ है और एक बार मैं जल्दी से आपको ये बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने इन 6 अध्यायों में पिछले वीडियोस में जो कवर की हैं और फिर उसके आगे हम 7वां अध्याय शुरू करेंगे। तो लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना और उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध बनाने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया, जिसको हम अंग्रेजी में पॉक्सो एक्ट कहते हैं। पहले अध्याय में हमने पढ़ा प्रस्तावना के बारे में, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ क्या था इस अधिनियम का। उसके बाद कुछ परिभाषाएं जो इस अधिनियम के अलग अलग अध्यायों में प्रयोग में लाई जाती हैं, उनके बारे में जाना। फिर बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध कितने प्रकार के होते हैं वो अध्याय 2 में हमने जाना, जिसमें हमने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, देन सेक्सुअल असॉल्ट एंड एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट और 5वां यौन अपराध था सेक्स हरेसमेंट, उनके बारे में पढ़ा और उनको करने पर क्या क्या सजाएं हैं उसके बारे में हमने जाना। अध्याय 3 में अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड, पोर्नोग्राफिक एक्टिविटीज में अगर बालकों का प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए क्या सजाएं हैं, किसी यौन अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण या उस यौन अपराध को करने का प्रयास भी किया जाता है तो उसके लिए दंड क्या है। और 5वें अध्याय में हमने कहा यदि कहीं पर यौन अपराध घटित हो जाता है तो मामलों की रिपोर्ट करने के लिए क्या प्रक्रिया है। और 6वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि जब बालक का स्टेटमेंट लिया जाएगा तो बालक के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की क्या प्रोसीजर होगी, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसमें विशेष न्यायालय इस पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बनाने की बात कही गई है, उसके बारे में जानेंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखेंगे भारत का राजपत्र गजट में सीधे हम 7वें चैप्टर पे चल रहे हैं, जिसका शीर्षक है स्पेशल कोर्ट। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। चैप्टर 7 स्पेशल कोर्ट। तो डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट ये टॉपिक है, पॉइंट नंबर 28। उसका पहला पॉइंट है, For the purposes of providing a speedy trial, the state government shall, in consultation with the Chief Justice of High Court, by notification in the official gazette, designate for each district a court of session to be a special court to try the offences under the act. तो किसी मामले का जल्दी निस्तारण करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए ये कहा गया कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से और गजट में अधिसूचना के द्वारा हर जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को एक विशेष न्यायालय के रूप में नामित करेगा। प्रोवाइडेड दैट इफ अ कोर्ट ऑफ सेशन इज नोटिफाइड एज अ चिल्ड्रंस कोर्ट अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, ये भी कहा गया कि यदि किसी सेशन न्यायालय को बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत या तत्समय उस समय जो भी किसी कानून के द्वारा किसी प्रयोजन के लिए उसको विशेष न्यायालय बनाया गया था, उसको भी ये स्पेशल कोर्ट माना जा सकता है। और ए स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेटेड फॉर सिमिलर पर्पसेस under any other law for the time being in force, then such court shall be deemed to be a special court under this act. तो किसी भी अन्य कानून के द्वारा अगर बालकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए किसी सेशन कोर्ट को
स्पेशल कोर्ट का दर्जा दिया गया है, तो वो भी एक विशेष न्यायालय इस पॉक्सो एक्ट के अंदर माना जाएगा। तो एक चीज तो ये हो गई कि एक तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो गठन करे ऐसे विशेष न्यायालयों का, और उसके लिए उसे गजट में नोटिफिकेशन देना होगा और हर जिले के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन करना होगा। और इसके अलावा ऐसे न्यायालय जहां पर ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन ये जो दिया गया है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट के द्वारा कोई न्यायालय बना दिया गया हो, या विधि द्वारा प्रदत्त तो किसी और कानून के द्वारा अगर ऐसा कोई विशेष कोर्ट पहले से बना हुआ है, तो उसको भी स्पेशल कोर्ट मान लिया जाएगा इस पॉक्सो एक्ट के अंदर। Point number 2, while trying an offence under this act, a special court shall also try an offence other than the offence referred to in subsection 1, with which the accused may, under the Code of Criminal Procedure 1973, be charged at the same trial. मतलब क्या है इसका कि अगर कोई कोर्ट, कोई स्पेशल कोर्ट, जैसा कि पॉइंट नंबर 1 में उल्लेखित है, किसी यौन अपराध के बारे में ट्रायल कर रहा है, अगर उस अपराधी ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंतर्गत कोई और अपराध भी किया है, तो उसकी भी सुनवाई यही कोर्ट करेगा। पॉइंट नंबर 3, द स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट, notwithstanding anything in the Information Technology Act 2000, shall have the jurisdiction to try offences under section 67B of that act insofar as it relates to the publication or transmission of sexually explicit material depicting children in any act or conduct or manner or the facility abuse of the children online. तो ये जो विशेष न्यायालय है जो इस एक्ट के तहत गठित किए जाएंगे, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आने वाले 67B के उस सेक्शन के अंदर, जैसे जिसमें के सेक्सुअल मटेरियल का पब्लिकेशन है या ट्रांसमिशन है, जो आईटी एक्ट के अंदर भी आता है, तो उन पर भी सुनवाई करेगा, क्योंकि वो मटेरियल भी बच्चों के साथ गलत व्यवहार ऑनलाइन अगर होता है, या अगर कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल ट्रांसमिट होता है या उसका पब्लिकेशन होता है, इस तरह की अगर घटनाएं आती हैं, तो वहां पर दूसरा एक्ट भी लग जाता है, इसको आईटी एक्ट कहते हैं, तो उसके लिए भी यही स्पेशल कोर्ट उस पर विचार कर पाएंगे। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, जिसमें हमने जाना कि कैसे डेजिग्नेशन होना है स्पेशल कोर्ट्स का। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 29, जिसमें प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस, यानी अब ये जो यौन अपराध हो रहे हैं, इनमें प्रिजम्पशन क्या मानी जाएगी। व्हेन अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग और अबेटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 359 और सेक्शन 357 and 9 of this act, the special court shall presume that such person has committed or abated or attempted to commit this offense as the case may be, unless the contrary is proved. इसका मतलब क्या है, इस अधिनियम की धारा 3, 5, 7, 9 के अंतर्गत, यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट अगर होता है, तो कोर्ट ये मानकर चलेगा कि ये अपराध घटित हुआ है, अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, यानी इसको सिद्ध करने का कि अपराधी नहीं है, जिस पर जो आरोपी जो है वो अपराधी नहीं है, ये सिद्ध करने का दायित्व अपराधी के ऊपर है। कोर्ट ये मानकर चलेगा कि अगर उस पर आरोप लगा है तो वो अपराध हुआ है। पॉइंट नंबर 30, प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, आपराधिक मानसिक अवस्था की प्रिजम्पशन क्या होगी कि अगर पॉइंट नंबर 1 में देखिए, in any prosecution of or any offense under this act which requires a culpable mental state on the part of the accused, अपराधी की आपराधिक मानसिक अवस्था के बारे में जो अभियोजन करते समय ये कोर्ट मानेगा, the special court shall presume the existence of such mental state, कि वो आपराधिक मानसिक अवस्था रही होगी, but it shall be defense for the accused to prove that fact that he had no
no such mental state with respect to the act charged as an offense in the prosecution. तो इस बात को सिद्ध करने की भी जिम्मेदारी अपराधी के ऊपर है कि वो इस तरह की आपराधिक मानसिक स्थिति में नहीं था। दूसरा पॉइंट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इफेक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड only when the special court believes it to exist beyond reasonable doubts। इस अधिनियम के तहत अगर कोई अपराध है, कोई तथ्य है जिसको सिद्ध करना है, सिद्ध हुआ तभी माना जाएगा जब स्पेशल कोर्ट जो विशेष न्यायालय है वो ये विश्वास करता हो कि ऐसा न करने का कोई भी पर्याप्त कारण नहीं है। अगर कोर्ट ये नहीं मानता है विद प्रॉपर रीजनेबल प्रॉपर रीजंस के ये अपराध, कोई भी तथ्य इस मामले के अंदर तथ्य स्थापित तभी माना जाएगा, ना कि केवल इस बात से वो तथ्य स्थापित मान लिया जाएगा कि ऐसा होने की संभावना है। केवल संभावना के आधार पर ये नहीं माना जाएगा कि ये फैक्ट घटित हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोर्ट को, स्पेशल कोर्ट को ये लगता है कि हाँ इस बात को न मानने का कोई विशेष कारण नहीं है, कोई स्पष्ट कारण नहीं है, तभी ये माना जाता है। अगर कोर्ट के एकदम स्पष्ट मतलब रीजनेबल डाउट्स, यानी कोई डाउट के बिना कोर्ट ये स्थापित कर पा रहा है कि हाँ ये बात सही है, तभी वो सही मानी जाएगी। केवल इस बात पर सही नहीं मान ली जाएगी कि इसके होने की संभावना ज्यादा है। एक्सप्लेनेशन में, इन दिस सेक्शन द कल्पेबल मेंटल स्टेट इंक्लूड्स द इंटेंशन। आपराधिक मानसिक अवस्था में क्या क्या आता है? इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज ऑफ अ फैक्ट एंड बिलीफ इन और रीजन टू बिलीव ए फैक्ट। तो कल्पेबल मेंटल स्टेट के अंदर किसी अपराधी की अपराध करने की मंशा, उसका कोई प्रयोजन, उसको किसी तथ्य की जानकारी होना या किसी विशेष तथ्य में उसका विश्वास होना कि ऐसा होने से ऐसा होता है इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, एंड रीजन टू बिलीव ए फैक्ट, और कोई कारण होना कि वो इस बात पर विश्वास करता है कि ऐसा होता था। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 30, प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। और पॉइंट नंबर 31 में एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स टू प्रोसीडिंग्स बिफोर अ स्पेशल कोर्ट। तो जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जो सामान्य अपराधों में लागू होता है, उसकी एप्लीकेशन फॉर स्पेशल कोर्ट्स के लिए क्या उसकी एप्लीकेशन होगी? तो सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, the provision of Code of Criminal Procedure 1973, including the provisions as to bail and bonds, shall apply to the proceedings before a special court, and for purposes of said provisions, the special court shall be deemed to be a court of session, and the person conducting a prosecution before a special court shall be deemed to a public prosecutor। कहने का अभिप्राय ये है कि विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 उस पर लागू होगी। सो इस अधिनियम में जमानत या जो बंद पत्र होता है, बॉन्ड होता है, उसके साथ साथ किसी विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों पर ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट लागू होगा, और विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जाएगा उस केस में, तथा विशेष न्यायालय के समक्ष जो भी अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति होगा उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 32, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। The state government shall, by notification in the official gazette, appoints a special public prosecutor for every special court for conducting cases only under the provision of this act। यानी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए हर विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक यानी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करेगी राज्य सरकार। दूसरा पॉइंट है, द पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक
special public prosecutor under subsection 1 only if he had been in practice for not less than 7 years as an advocate. तो कोई भी व्यक्ति जो विशेष पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है जबकि उसको कम से कम 7 साल की वकालत का अनुभव हो. Point number 3, every person appointed as a special public prosecutor under this act shall be deemed to be a public prosecutor within the meaning of clause U of the section 2 of the Code of Criminal Procedure 1973. Provisions of that code shall be effect accordingly. यानी इस धारा के अधीन जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको जो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है के अंतर्गत एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर समझा जाएगा और उसके जितने प्रोविजन है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के वो भी उस पर लागू होंगे. तो ये आपका था 6वां चैप्टर जिसमें हमने स्पेशल कोर्ट्स के बारे में जाना. और अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 7 अभी पढ़ रहे थे, माफ कीजिए. और अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, प्रोसीजर्स एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस. 7वें चैप्टर में हमने ये जाना, 7वें अध्याय में हमने जाना कि विशेष न्यायालयों का गठन कैसे होगा और उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होगा, आपराधिक मानसिक दशा की डेफिनेशन क्या है और कल्पेबल मेंटल स्टेट के बारे में क्या है. अगर कोई अपराध होता है तो उसको कोई अपराध में कोई आरोपी है तो आरोपी को अपराधी मानकर कोर्ट चलेगा. ये आरोपी की जिम्मेदारी होगी कि वो ये सिद्ध करे कि वो निर्दोष है. ये हमने 7वें चैप्टर में जाना. 8वें चैप्टर में आप देख रहे हैं प्रोसीजर्स एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड प्रोसीडिंग ऑफ एविडेंस. यानी जो विशेष न्यायालय है उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या उसकी शक्तियां होंगी और वो किस प्रकार से जो गवाह हैं उनको साक्ष्यों का अभिलेखन वो करेगा विशेष कोर्ट में. तो पॉइंट नंबर 33 में हम देख रहे हैं प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट. तो 33 में क्या दिया हुआ है पॉइंट नंबर 33 में चैप्टर नंबर 8 में प्रोसीजर्स एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट. पॉइंट नंबर 1, ए स्पेशल कोर्ट may take cognizance of any offense without the accused being committed to it for trial upon receiving a complaint of fact which constitutes such offense or upon a police report of such facts. तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे जरूरी बात कही गई कि जो विशेष न्यायालय है वो किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकते हैं बिना बिना उसके के अभियुक्त को विचारणा के लिए उसको सुपुर्द किए बिना अभियुक्त को मतलब आपके पास कोर्ट के पास वो अभियुक्त आया नहीं है, वो कोर्ट खुद से ही इस बात का संज्ञान ले रहा है कि कोई अपराध हुआ है या तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट यानी उसको एक रिपोर्ट मिल गई अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस, वो रिपोर्ट के आधार पे ले सकता है. और अपॉन पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट एफआईआर के आधार पे ले सकता है. यानी कोर्ट को ये शक्ति होगी कि वो अगर उसके संज्ञान वो अपने से संज्ञान ले सकता है. मतलब कोर्ट के पास कोई केस थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आ रहा है तो कोर्ट भी जाकर अगर इन चीजों के आधार पर उस केस पर अपना संज्ञान ले सकता है विदाउट द एक्यूज्ड बीइंग कमिटेड टू इट फॉर ट्रायल और upon receiving a complaint of facts which constitute such offense और upon a police report of such fact. तो कोई विशेष न्यायालय अभियुक्त को विचारण के लिए उसको सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर ले सकेगा. तो अभियुक्त उसके पास नहीं आया है, अभियुक्त मान लो फरार चल रहा है ना, तो भी वो संज्ञान ले पाएगा पुलिस किसी शिकायत के आधार पर या पुलिस रिपोर्ट के आधार पर. दूसरा पॉइंट, द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एज द केस में बी द काउंसिल अपीयरिंग फॉर द अक्यूज्ड shall while recording the examination in chief, cross examination or re-examination of the child communicate the questions to be put to the child to special court which shall in turn put those questions to the child. तो यथा स्थिति में विशेष लोक अभियोजक जो है आपका स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या अभियुक्त के
उपसंज्ञात होने वाला काउंसिल बालक की मुख्य परीक्षा, यानी देखिए काउंसिल अपियरिंग फॉर द एक्यूज्ड सेल, यानी अभियुक्त की जगह उसका वकील आया है, व्हाइल रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन इन चीफ, और री एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड, क्रॉस एग्जामिनेशन के समय, री एग्जामिनेशन के समय, कम्युनिकेट द क्वेश्चन टू बी पुट टू द चाइल्ड टू स्पेशल कोर्ट विच शैल इन टर्न पुट ऑल क्वेश्चंस टू द चाइल्ड। तो बहुत जरूरी ये दूसरा पॉइंट है, इसमें कहा गया कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या अभियुक्त के लिए अगर कोई काउंसलर वहां पे दिया गया है तो बालक की मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा या पुनः परीक्षा अभिलिखित करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्नों को विशेष न्यायालय को संसूचित करेगा, जो क्रम से उन प्रश्नों को बालक के समक्ष रखेगा। यानी बालक से कौन से सवाल पूछे जाने हैं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या काउंसिल जो अपॉइंट हुआ है वो पहले उनकी लिस्ट स्पेशल कोर्ट को देगा और फिर उससे बाद में वो प्रश्न बालक से पूछे जाएंगे। सो द स्पेशल कोर्ट में, इफ इट कंसीडर नेसेसरी, परमिट्स फ्रीक्वेंट ब्रेक्स फॉर द चाइल्ड ड्यूरिंग द ट्रायल। तो अगर इस जो विशेष न्यायालय है वो आवश्यक समझता है तो वो बीच बीच में, ट्रायल के बीच में ब्रेक दे सकता है और फ्रीक्वेंट ब्रेक दे सकता है। पॉइंट नंबर 4, स्पेशल कोर्ट shall create a child friendly atmosphere by allowing a family member, a guardian, a friend or relative in whom the child has trust or confidence to be present in the court। तो विशेष न्यायालय ये भी ध्यान रखेगा कि पूछताछ करते समय वो बच्चे को एक अपने अनुकूल वातावरण मिले, इसके लिए वो किसी बच्चे के अभिभावकों को या किसी दोस्त को या रिश्तेदार को जिसमें बच्चे का विश्वास हो उसको उपस्थित रहने की अनुमति दे सकता है। द स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर दैट द चाइल्ड इज नॉट कॉल्ड रिपीटेडली टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट। तो इस बात का भी स्पेशल कोर्ट ध्यान रखेगा कि बच्चे का नाम बार बार ना बुलाया जाए टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट। विशेष न्यायालय ये सुनिश्चित करेगा कि बालक को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बार बार नहीं बुलाया जाए, और द स्पेशल कोर्ट शैल नॉट परमिट aggressive questioning or character assassination of child and ensure the dignity of the child is maintained at all the time during the trial। विशेष न्यायालय को ऐसा कुछ भी किसी भी चीज की ऐसी अनुमति नहीं देगा जिससे कि आक्रामक प्रश्न उससे पूछे जाएं, और बालक के चरित्र और संबंधी प्रश्न पूछने के लिए अलाउ नहीं करेगा, और ये भी सुनिश्चित रखेगा कि हर समय बालक की गरिमा बनाए रखी जाए। Point 7, the special court shall ensure that the identity of the child is not disclosed at any time during the course of investigation or trial। बच्चे की आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। Provided that for the reasons to be recorded in writing, the special court may permit such disclosure if in its opinion such disclosure is in the interest of the child। अगर न्यायालय को ये लगता है कि इस तरह की बच्चे की आइडेंटिटी का डिस्क्लोज होना बच्चे के हित में जरूरी है तो वो लिखित में कारण सहित इस बात की अनुमति देगा। Explanation: for the purpose of this subsection, the identity of the child shall include the identity of the child's family, school, relative, neighborhood or any other information by which the identity of the child may be revealed। तो इस बारे में कहा गया है कि आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड से केवल बच्चे की जानकारी से तात्पर्य नहीं है, बल्कि बच्चे की जानकारी के साथ साथ उसके परिवार की जानकारी, उसके विद्यालय की जानकारी, उसके रिश्तेदारों की जानकारी, उसके आस पड़ोस की जानकारी या कोई भी ऐसी जानकारी जिससे बच्चे की पहचान जो है वो स्पष्ट होती हो, वो उससे इसका मतलब है चाइल्ड्स आइडेंटिटी से। तो 8वां पॉइंट है, इन एप्रोप्रिएट केसेस द स्पेशल कोर्ट In appropriate cases, the special court may, in addition to the punishment, direct payment of such compensation that may be prescribed to the child for any physical or mental trauma caused to him or for immediate rehabilitation of such child। समुचित मामलों में जो विशेष न्यायालय है दंड के अतिरिक्त बालक को होने वाले किसी शारीरिक या मानसिक आघात के लिए
या ऐसे बालक के तुरंत पुनर्वास के लिए उसको ऐसी सुविधाएं देने का निर्देश देगा जो कि वहाँ पर संभव हो। इससे बच्चे का या तो पुनर्वास हो सके, या यदि वो कोई शारीरिक और मानसिक आघात लगा है तो उसके लिए उसको मदद की जा सके, कंपेंसेशन भी उसको दिया जा सके। सो पॉइंट नंबर 9, subject to the provision of this act, a special court shall, for the purpose of trial of any offence under this act, subject to the provisions of this act, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत a special court, एक विशेष न्यायालय, shall, for the purpose of trial for any offence under this act, shall have the powers of court of session and shall try such offence as if it were in the court of session, and as far as may be in accordance with the procedure specified in the Code of Criminal Procedure 1973 for trial before the court of session. तो ये जो स्पेशल न्यायालय है, स्पेशल विशेष न्यायालय है, ये उसी तरह से काम करेंगे जैसे कि एक सेशन न्यायालय काम करता है, और इनकी शक्तियां भी सेशन न्यायालय के बराबर होंगी। पॉइंट नंबर 34, पॉइंट नंबर 34 में आप देख रहे हैं द प्रोसीजर इन केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय चाइल्ड एंड डिटरमिनेशन ऑफ एज बाय स्पेशल कोर्ट। तो क्या प्रोसीजर होगा? प्रोसीजर इन केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, किसी अपराध के घटित होने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और बच्चे की उम्र का निर्धारण विशेष न्यायालय कैसे करेगा, तो ये हम देखेंगे पॉइंट नंबर 34 में। So where any offence under this act is committed by a child, such child shall be dealt with under the provisions of Juvenile Justice Care and Protection Children Act 2000। अगर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को कोई बालक करता है तो उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जो उपबंध हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसके अंदर उसको डील किया जाएगा। पॉइंट नंबर 34 का पार्ट 2, if any question arises in proceeding before the special court whether person is a child or not, क्या उसकी उम्र 18 साल हुई है या नहीं हुई है, वो बच्चा है या वयस्क है, such question shall be determined by the special court after satisfying itself about the age of such person, and it shall be recorded in writing its reason for such determination। तो कोर्ट इस बात को लिखित में भी रिकॉर्ड करेगा कि क्या कारण थे उसकी उम्र को निर्धारित करने के। पॉइंट नंबर 3, no order made by the special court shall be deemed to be invalid merely by any subsequent proof that the age of person as determined by it under subsection 2 was not correct age of that person। तो अगर हम कहें कि विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान नहीं, विशेष न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश केवल इस सबूत के कारण अमान्य नहीं समझा जाएगा कि जो पॉइंट नंबर 2 में निर्धारित किया है उस व्यक्ति की आयु सही नहीं थी। इस पॉइंट को फिर से समझिए, पॉइंट नंबर 3 को, नो ऑर्डर मेड बाय द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड। इनवैलिड इसलिए नहीं हो जाएगा by any subsequent proof that the age of person as determined it under the subsection 2 was not correct age of that person। तो इस तरह का कोई भी ऑर्डर अगर कोई प्रूफ कोई लेके आता है कि करेक्ट एज नहीं है पर्सन की, तो जो स्पेशल कोर्ट ने जो आयु निर्धारित की है बच्चे की वो अमान्य नहीं होगी, ये है कहने का। सो हमारे पास आज से उसका पॉइंट नंबर 35, period for recording of evidence of child and disposal of case. The evidence of the child shall be recorded within a period of 30 days of the special court taking cognizance of the offence, and reasons for delay, if any, shall be recorded by the special court। तो जो भी साक्ष्य हैं बच्चे के द्वारा उनकी रिकॉर्डिंग 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए उस तिथि से जब विशेष न्यायालय ने इस अपराध का संज्ञान लिया था, उसके 30 दिन के अंदर। अगर इसमें देरी होती है तो उनको रिकॉर्ड किया जाएगा विशेष न्यायालय द्वारा। तो
This is the period of recording for evidence of child and disposal of case. The special court shall complete the trial as far as possible within a period of 1 year from the date of taking cognizance of the offence. विशेष न्यायालय जिस दिन से इसका कॉग्निजेंस लिया गया है, संज्ञान लिया गया है, उसके 1 साल के अंदर इस केस को पूर्ण करने की कोशिश करेगा जहां तक संभव होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 36, चाइल्ड नॉट टू बी सी एक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग। तो जो बालक है वो अपराधी को जांच के समय ना देखे, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। पॉइंट नंबर 26 का पहला है द स्पेशल कोर्ट शैल एंश्योर दैट द चाइल्ड इज नॉट एक्सपोज्ड in any way to the accused at the time of recording of the evidence, while at the same time ensuring that the accused is in a position to hear the statement of child and communicate with his advocate. तो विशेष न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना है कि जब वो बच्चे की जांच चल रही हो तो बच्चा अपराधी को ना देखे, और उसी समय इस बात को भी कोर्ट निश्चित करेगा कि जो अपराधी है वो बच्चे की आवाज सुन रहा हो और अपने वकील से बात कर पा रहा हो। तो 36 का पॉइंट नंबर 2 है फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 द स्पेशल कोर्ट में रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बाय यूटिलाइजिंग द सिंगल विजिबिलिटी मिरर और कर्टेन्स और एनी अदर डिवाइस। सो जो पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है, तो विशेष न्यायालय बालक का जो स्टेटमेंट है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या एकल दृश्य दर्पण होता है या पर्दा या ऐसी अनुयुक्ति का उपयोग करके अभिलिखित कर सकेगा, जिसमें केवल जो बच्चे को जो है वो अपराधी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अपराधी बच्चे को देख सके, उसको सुन सके और अपने वकील से बात करे, लेकिन बच्चे को अपराधी का चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए और उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि अपराधी आसपास है, जिससे कि वो किसी डर के माहौल में आ पाए। पॉइंट नंबर 37 ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा। The special court shall try cases in camera and in presence of the parents of the child or any other person whom the child has trust or confidence, provided that where the special court is of opinion that the child needs to be examined at a place other than the court, it shall proceed to issue a commission in accordance with the provisions of section 284 of the Code of Criminal Procedure 1973। तो जो विशेष न्यायालय है वो प्रयास करेगा कि जो मामला है वो कैमरे में रिकॉर्डिंग हो उसकी, और मामलों का जो भी विचारण होना है वो बंद कमरे में हो, बालक के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा जिसमें बालक का विश्वास या भरोसा है। लेकिन जहां तक विशेष न्यायालय की ये राय है कि बालक की जो भी पूछताछ होनी है न्यायालय से अलग किसी स्थान पर, तो वो जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके जो नियम है उसके अंतर्गत वो होनी चाहिए। और ये याद ये रखना है कि जब भी कैमरा में रिकॉर्डिंग होगी तो उस समय बच्चे के अभिभावक हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर बच्चा विश्वास करता है। चैप्टर नंबर 8 का पॉइंट नंबर 38 लास्ट पॉइंट है, इसमें है असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और एक्सपर्ट व्हाइल रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ द चाइल्ड। सो wherever necessary the court may take the assistance of a translator or interpreter having such qualification, experience on payment of such fees as may be prescribed while recording the evidence of the child। तो बच्ची की जब साक्ष्य को रिकॉर्ड किया जा रहा है तो उस समय किसी अनुवादक की या किसी द्विभाषीय की जो ऐसी योग्यता रखता हो, अनुभव रखता हो, उसको पेमेंट बेसिस पर उसकी सुविधाएं ली जा सकती हैं। नंबर 2, if the child has a mental or physical disability, the special court may take the assistance of a special educator or any person familiar with the manner of communication of the child or an expert in that field having such qualification, experience on the payment of such fees as may be prescribed to record the evidence of the child। अगर बच्चा किसी फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी से जूझ रहा है तो कोई ऐसा स्पेशल एजुकेटर जो उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल को समझता हो, उसकी सेवाएं भी साक्ष्य को रिकॉर्ड करने के लिए ली जा सकती है। तो ये हमारा हो गया 8वां चैप्टर, और अगला चैप्टर है हमारा मिसलेनियस और अंतिम चैप्टर है इस पॉइंट का।
अगला और अंतिम अध्याय है miscellaneous points in POCSO Act. I am sharing the screen. You can see the chapter number 9, miscellaneous points. So point number 39, guidelines for child to take assistance of expert, etc. Subject to such rules as may be made in this behalf, the state government shall prepare guidelines for use of non-governmental organization, professionals and experts or persons having knowledge of psychology, social work, physical health, mental health, and child development to be associated with the pre-trial or trial stage to assist the child. बच्चे की सहायता के लिए जब जांच चल रही होगी या उससे पहले प्री ट्रायल स्टेज में राज्य सरकार इस तरह के दिशा निर्देश गाइडलाइंस को तय करेगी जिसमें एनजीओ हो या प्रोफेशनल्स हो, एक्सपर्ट हो इस फील्ड में, जो जानते हो बच्चे की मानसिकता के बारे में, सामाजिक कार्य और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बच्चे के विकास के बारे में जिनको जानकारी है, उन लोगों की मदद ली जा सकती है. पॉइंट नंबर 40, द राइट ऑफ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर. किसी वकील की मदद लेने का अधिकार है बालक को. द सब्जेक्ट टू द प्रोविजियो टू द सेक्शन 301 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 301 के तहत द फैमिली और द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड shall be entitled to the assistance of a legal counsel of their choice for any offence under this act. बहुत स्पष्ट है कि अगर बच्चे के अभिभावक या बच्चा ये चाहता है या उनके सदस्य परिवार के सदस्य जो चाहता है लीगल काउंसिल या किसी वकील की सेवाएं लेना तो वो ले सकता है. So, provided that if the family or a guardian of the child are unable to afford a legal counsel, the legal service authority shall provide a lawyer to them. इसमें ये भी प्रावधान दिया गया है अगर उस बच्चे का परिवार कोई वकील करने में समर्थ नहीं है तो लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होती है, जो विधि सेवा नियामक जो है, वो उनको एक वकील की सुविधा प्रदान करेगा. पॉइंट नंबर 41, the provisions of section 3 of 13 not to apply in certain cases. The provisions of section 3 to 13 both inclusive shall not apply in case of medical examination or medical treatment of a child when such medical examination or medical treatment is undertaken with the consent of his parents or guardian. जो सेक्शन 3 से लेके 13 तक, 3 और 13 भी उसमें सम्मिलित है, सेक्शन 3 से लेकर 13 तक अप्लाई नहीं होंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के केस में या मेडिकल ट्रीटमेंट के केस में किसी बच्चे की, यदि ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट है वो बच्चे के अभिभावक की सहमति के बाद हो रहे हैं. तो अगर बच्चे का जो पेरेंट्स हैं या गार्जियन है वो अपनी सहमति देते हैं तो जो रूल्स है सेक्शन 3 to 13 इन कंडीशंस के तहत मेडिकल एग्जामिनेशन होना है वो अप्लाई नहीं होंगे अगर पेरेंट्स या गार्जियन जो है वो इसकी सहमति दे देते हैं, उनकी सहमति के साथ अगर मेडिकल जांच हो रही है. अल्टरनेटिव पनिशमेंट. पॉइंट नंबर 42, where an act or omission constitute an offence punishable under this act and also under any other law for the time being in force. जहां पर इस एक्ट के तहत या किसी कार्य, जहां पर किसी कार्य या लोभ, किसी तथ्य को छुपाने का अपराध घटित हो रहा है जो इस एक्ट के तहत दंडनीय है या किसी और कानून के तहत जो उस समय लागू हो उसके तहत दंडनीय है, अगर ऐसी चीज कोई घटित होती है, so then notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the offender found guilty of such offence will be liable to punishment only under such law or this act as provides for punishment which is greater in degree. तो
वो इस एक्ट के तहत हो या सामान्य जो कानून है उसके तहत हो, तो जिस उस कानून में जो कठिनतम कानून है, जो ज्यादा सख्त कानून है, वो उस पर लागू होगा। तो पॉइंट नंबर 43, the central government and every state government shall take all measures to ensure that, number one, the provisions of this act are given wide publicity through media, including the television, radio, and print media, at regular intervals to make the general public and children as well as the parents and guardian aware of the provisions of this act. तो पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एक्ट की बात किसमें कही गई है? पॉइंट नंबर 23 9 चैप्टर में। तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी? केंद्र सरकार की और हर राज्य सरकार की, वो मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया हो, रेडियो हो, टीवी हो या और दूसरे पब्लिक मीडिया हो, कि उनके थ्रू इस विधेयक के, इस अधिनियम के जितने भी नियम हैं, जितने इसमें प्रावधान हैं, उनको सामान्य जनता को, बच्चों, तो the officers of the central governments and other concerned persons, including the police officers, are imparted periodic training on the matters related to the implementation of the provisions of the act. तो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, राज्य सरकार के अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, जो इस तरह के मामले को देखते हैं, उनको एक निश्चित अंतराल पर लगातार इस एक्ट के नियमों से संबंधित ट्रेनिंग दी जानी होगी। ये केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। और यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 44, मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। ये जो एक्ट है वो सही मायने में इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी निगरानी करने के लिए ये पॉइंट नंबर 44 में 3 पॉइंट दिए गए हैं। नंबर 1, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 as the case may be, the State Commission of the Protection of Child Right constituted under Section 17 of the Commissions for Protections of Child Right Act 2005. So, जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 का अधिनियम था, उसके अंतर्गत सेक्शन 3 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया है और सेक्शन 13 में राज्य स्तरीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। Shall in addition to the functions assigned to them under that act, उस एक्ट के अंदर जो कार्य उनको सौंपे गए हैं, इसके अतिरिक्त also monitor the implementation of provisions of this act in such manner as may be prescribed. तो दोनों पॉक्सो एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को भी देखेंगे। कुछ लीजिए, the National Commission, or as the case may be the State Commission referred to in section 1, subsection 1, shall, while inquiring into any matter relating to any offence under this act, have the same power as are vested in it under the Commission of Protection of Child Right Act 2005. जब वो राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय कमीशन सेक्शन 1 में जो जिनके बारे में बात की गई है पॉइंट नंबर 1 में, वो पॉक्सो एक्ट से संबंधित किसी भी मामले की जब इंक्वायरी कर रहे होंगे, जांच कर रहे होंगे, तो उनके पास वही शक्ति विद्यमान होगी जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 में जिनका उल्लेख किया गया है। तीसरा पॉइंट, द नेशनल कमीशन और एज द केस मे बी द स्टेट कमीशन referred to in subsection 1 shall also include its activities under this section in the annual report referred to in section 16 of the Commission of Protection of Child Right Act 2005. तो जो भी एक्टिविटी हुई है इस एक्ट के अंतर्गत, उसको वो एनुअल रिपोर्ट में भी उल्लेखित किया जाएगा उनको। ये था पॉइंट नंबर 44। पॉइंट नंबर 45 है पावर्स टू मेक रूल्स। तो ये नियम बनाने की अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। तो इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार राजपत्र में नोटिफिकेशन के द्वारा कोई भी नियम बना सकती है। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रीजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर्स, सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली। तो ये जो नियम होंगे वो बिना किसी पूर्वाग्रह के लागू होंगे। नंबर 1, द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ the fee payable to a translator or interpreter
special educator or any person familiar with the manner of communication of child or an expert in that field under the subsection 4 of the section 19, subsection 2, 3 of section 26 and 38. तो इन सेक्शंस में जो ट्रांसलेटर की बात की गई है या द्विभाषीय की बात की गई है या एक स्पेशल एजुकेटर की बात की गई है और कोई भी व्यक्ति जो बच्चे के कम्युनिकेशन स्टाइल से फेमिलियर हो उसकी फीस के बारे में, अनुभव के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में नियम तय करने की बात कही है पहले वाले पॉइंट में। दूसरे में केयर एंड प्रोटेक्शन एंड इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। सेक्शन 19 के सबसेक्शन 5 में जो बच्चे की देख रेख है और इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके नियम भी सरकार तय कर सकती है। द पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन अंडर सबसेक्शन 8 ऑफ द सेक्शन 33। सेक्शन 33 में हमने अभी देखा कि मानसिक आघात लगता है या बच्चा किसी तरह से कोई काम करने में किसी तरह से योग्य नहीं रहता तो उसके लिए जो कंपेंसेशन है उसके बारे में भी नियम का निर्धारण किया जा सकता है। द मैनर ऑफ पीरियोडिक मॉनिटरिंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 44। तो पीरियोडिक समय के साथ साथ उसमें कुछ परिवर्तन करने होंगे इस अधिनियम में तो वो भी किए जा सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा। पॉइंट नंबर 3, so every rule made under this act shall be laid as soon as may be after it is made before each house of the parliament while it is in session for a total period of 30 days which may be comprised in one session or in 2 or more successive sessions, and if before the expiry of the session immediately following the session or the successive session aforesaid both houses agree in making any modification in rule or both houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such a modified form or be of no effect as the case may be. So however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule. तो अगर कोई नियम बनाया जाएगा तो उसको दोनों सदनों के पटल पर उसको रखा जाएगा जब वो सदन में होगा उस समय। तो टोटल फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज विच मे बी कंप्राइज इन वन सेशन। तो 30 दिन के 30 दिन तक वो सदनों की पटल पे रखा रहेगा। और ये बात अलग है कि वो एक सेशन चले या 2 सेशन चले या उससे ज़्यादा सेशन चले, लेकिन 30 दिन तक वो दोनों सदनों के राज्यसभा में और लोकसभा में रखा जाएगा। उसके बाद फिर उसको वो हाउस में बहुमत के आधार पर पारित होता है या रिजेक्ट होता है, जो भी नया नियम बनाया जाता है वो सामान्य प्रक्रिया जो होती है संसद की उसके द्वारा होगा। पॉइंट नंबर 26, if any difficulty arises in giving effect to the provisions of this act, the central government may by order published in the official gazette make such provisions not inconsistent with the provisions of this act as may appear to it necessary or expedient for the removal of difficulty, provided that no order shall be made under this section after the expiry of the period of 2 years from the commencement of this act. तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, द पावर टू रिमूव डिफिकल्टी, यानी कोई कठिनाई आती है तो उसको दूर करने का की शक्ति किसके पास है। तो यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, ऐसे नियम बना सकेगी जो उसे कठिनाइयां दूर करने के लिए आवश्यक या सही प्रतीत होती है, जो इस अधिनियम के उपसंगतों से असंगत न हो, है ना। ऐसा नहीं हो कि ये नियम ही पलट जाए, लेकिन अगर उसको कुछ कठिनाई आ रही है तो उसको दूर करने के लिए कोई उपबंध केंद्र सरकार बना सकती है। प्रोवाइडेड दैट, परंतु कोई आदेश इस धारा के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ होने से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं दिया जा सकेगा। लेकिन अगर 2 साल तक कोई दिक्कत नहीं आती है तो फिर 2 साल के बाद उसमें इस तरह की कोई उपबंध केंद्र सरकार नहीं लगाएगी। तो अगर कुछ में कुछ डिफिकल्टी आ रही होंगी तो 2 साल के अंदर आ रही होंगी तो उसको उपबंध के द्वारा केंद्र सरकार उसमें सही कर सकती है उनको, लेकिन 2 साल के बाद नहीं कर पाएगी।
दूसरा पॉइंट है एवरी ऑर्डर मेड अंडर द सेक्शन शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और अगर इस तरह का कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई उपबंध, कोई नया नियम बनाया जाता है तो उसको तुरंत सदन के दोनों सदनों में रखा जाएगा, संसद के दोनों सदनों में वहाँ से उनको जानकारी दी जाएगी। और इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। तो ये था हमारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, और इसमें कुल 9 अध्याय हमने पढ़े। और इसका जो प्रयोजन था वो था लैंगिक हमला, लैंगिक पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करना तथा उनसे संबंधित और उनसे संबंधित जो विषय थे उनके लिए नियम बनाने के लिए ये अधिनियम बनाया गया। इसमें कुल 9 अध्याय हमने पढ़े और ये इस अधिनियम को 19 जून 2012 को लागू किया गया था। इसके बाद एक इसमें मॉडिफिकेशन भी आया है, एक अमेंडमेंट आया है इस एक्ट का, और वो हम इस पॉक्सो एक्ट की अंतिम जो श्रृंखला है उसका अंतिम वीडियो हम आज जल्दी ही लेकर आएंगे, और उसमें जो अमेंडमेंट आए हैं इसमें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसमें कमेंट के द्वारा हमें बताते रहिएगा। जब मैं एक बात आपको एक इसमें सुधार कर देता हूँ, जब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ये था कि अपराधी नहीं, जो आरोपी है, जिस पर आरोप लगा है किसी भी यौन अपराध को करने का, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने आरोपों को गलत सिद्ध करे। मैं वहाँ पर आरोपी को अपराधी बोल गया हूँ, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता वो अपराधी नहीं है, आरोपी होगा। अगर तो जो भी आरोपी है इस अधिनियम के अधीन वो तब तक वो अपराधी माना जाएगा जब तक कि आरोपी ये सिद्ध न कर दे कि उसने ये अपराध नहीं किया है। और इस एक्ट के अंत में आप देख रहे हैं शेड्यूल दिया हुआ है, आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर। तो ये बहुत सारे एक्ट हैं, उनकी ईयर दी हुई है, और आप देख रहे हैं सशस्त्र सीमा बल एक्ट, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट, स्टेट पुलिस फोर्सेज एक्ट, इनके बारे में जानकारी दी है। और उसके साथ ही ये सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट बी के बशीर के इस पे साइन हुए, उसके साथ ही ये 2012 का ओरिजिनल जो हमारा एक्ट था, बजट था, वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे जो इसका अमेंडमेंट है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।